हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ह्यूमन कैनवस ऑफिशियल। आज के हमारे CUET 2026 पीजी साइकोलॉजी की जर्नी में आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रिसर्च क्या होती है, उसको परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, कौन से सैम्पलिंग के टेक्निक्स हमने अच्छे से कवर किया। लेकिन कोई भी रिसर्च जब करते हैं तो उसके अंदर कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। जब भी कोई रिसर्च की जाती है तो ऐसा नहीं कि कोई भी एक्ट किया जा सकता है या कोई भी बेसिकली जब हम काम करते हैं तो कुछ ना कुछ उसके रूल्स होते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स का यूज रिसर्च के अंदर किया जाता है, कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप रिसर्च के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकते, और कौन कौन से बायसेस हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि बायसेस को हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि PYQ में भी आपने देखा होगा कि व्हाट इज डबल ब्लाइंड एंड व्हाट इज सिंगल ब्लाइंड, जो कि पिछले साल का अभी रिसेंट जो CUET PG था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि व्हाट इज ए डबल ब्लाइंड स्टडी एंड सिंगल ब्लाइंड स्टडी। तो जो आज का वीडियो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। So as you can see on the screen, ethics and biases in research। जो आज हम देखने वाले हैं कि एथिकल जो प्रिंसिपल्स है रिसर्च के अंदर वो कौन कौन से होते हैं। एथिकल प्रिंसिपल्स बेसिकली होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन टू परफॉर्म ए रिसर्च। जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसके अंदर कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जब डेटा कलेक्ट करते हैं या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आज हम एक एक करके सब जो अपने रूल्स हैं या फिर एथिकल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको समझने वाले हैं, और हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से बायसेस हैं जो एक रिसर्चर की तरफ से भी हो सकते हैं या फिर एक पार्टिसिपेंट भी कोई बायस कर सकता है, जिससे कि पूरी की पूरी स्टडी जो है वो खराब हो सकती है और उसके रिजल्ट जो है वो फेयर नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं कि व्हाट इज एथिकल प्रिंसिपल्स। फर्स्ट वन इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जब भी कोई रिसर्च की जाती है तो हम पार्टिसिपेंट लेकर आते हैं जिन पे रिसर्च परफॉर्म की जाती है। कोई भी इंसान या फिर कोई भी सैंपल जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ लोग होते हैं, उनको हम एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट देना जरूरी है। Researchers should provide detailed information sheet, answer questions and obtained signed consent, कि जो भी हमारे पास पार्टिसिपेंट होंगे उनको हम जो जो रिसर्च में परफॉर्म करने वाले हैं कि क्वेश्चंस क्या होंगे, आंसर शीट क्या हमारे पास, और ये रिसर्च कर रहे हैं उनकी तरफ से हम एक साइंड कंसेंट देंगे कि वो साइन करेंगे तभी रिसर्च को आगे परफॉर्म किया जाएगा। कि हम उनको बेसिकली बताएंगे, इंफॉर्मेशन देंगे कि रिसर्च क्या है और कैसे कर रहे हैं। कैसे नहीं, बेसिकली इन्फॉर्म शीट दी जाएगी यहाँ पे बिफोर बिगनिंग, शुरू करने से पहले। वॉलेंटरली एग्री और डिसएग्री बाय पार्टिसिपेंट। जो वो शीट को देखेंगे तो वो वॉलेंटरली उसको एग्री कर सकते हैं और डिसएग्री, उनके पास ये हक है और ये बेसिकली उनके पास उसको प्रोवाइड किया जाएगा कि वो एग्री करना चाहिए या डिसएग्री, वो पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट दिया जाएगा। सेकंड वन प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म और नॉन मेलिफिसेंस। बेसिकली रिसर्च शुड नॉट कॉज फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म टू पार्टिसिपेंट। कुछ ऐसे भी स्टडीज की जाती हैं जहाँ पे पार्टिसिपेंट को बेसिकली डराया जाता है या कुछ ऐसी चीजें ना की जाएं जिनकी वजह से कोई जो पार्टिसिपेंट हम लेकर आ रहे हैं उसको कोई भी फिजिकल या फिर मेंटल या फिर साइकोलॉजिकल हार्म हम नहीं पहुंचा सकते। हार्म और बेनिफिट का एक रेशियो होता है कि अगर हार्म ज़्यादा है और हमारे पास हमारी रिसर्च का बेनिफिट कम है तो उस रिसर्च को परफॉर्म करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पार्टिसिपेंट की जो जिम्मेदारी होती है वो सारी की सारी रिसर्चर पर होती है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उसके पास ये हम उसको बोल सकते हैं कि जिम्मेदारी है जिसको उसको अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी एथिकल प्रिंसिपल वॉयलेट होगा तो रिसर्च पब्लिश नहीं की जाएगी। Risk assessment are conducted beforehand and debriefing sessions are provided after potentially
इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए कोई भी ऐसे एक्सपेरिमेंट है तो पहले हम पार्टिसिपेंट को बताएंगे कि आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसके अंदर आपको बेसिकली कुछ डीब्रीफिंग देंगे। अगर पूरा बता देंगे तो वो फिर उसका जो इंफॉर्मेशन हम कुछ पार्टिसिपेंट से छुपा सकते हैं। बेसिकली वो अगर उसको पहले उसको बता दी जाए तो उसको एक क्यू मिल जाएगा, तो वो बिहेवियर को चेंज भी कर सकता है। तो हम पहले नहीं बताएंगे, उसमें हम डीब्रीफिंग देंगे कि भाई उसको थोड़ा बहुत डीब्रीफ किया जाएगा कि आपके साथ ऐसा ऐसा कुछ हार्म या फिर स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है स्टडी के अंदर तो उसके बाद पोटेंशियली जो डिस्ट्रेसिंग एक्सपेरिमेंट है उसके बाद उनको हेल्प भी प्रोवाइड की जाए, सेशन भी प्रोवाइड किए जाए, ताकि वो जो स्ट्रेस उस स्टडी की वजह से हुआ वो खत्म हो। नंबर 3 इज साइंटिफिक इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी इन रिसर्च एंड मेथड्स रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स, कि जो भी रिजल्ट्स किसी भी एक्सपेरिमेंट के निकलेंगे उसके अंदर एक ऑनेस्टी होनी चाहिए। रिजल्ट्स के अंदर कोई भी ऐसा नहीं कि आप रिजल्ट्स कुछ और निकले, आपने कुछ और ही पब्लिश कर दिया। रिजल्ट शुड नॉट बी मैनिपुलेटेड टू गेट सम रिजल्ट्स, ऑल रिजल्ट इवन नल शुड ऑल्सो बी प्रेजेंट, कि एक जो शीट निकलेगी आखिर में, ऐसा नहीं है कि कोई रिजल्ट नहीं निकला तो हम अपनी रिसर्च को अच्छा दिखाने के लिए कुछ अपनी तरफ से जोड़ घटा करके उसको दिखा दे। अगर 0 रिजल्ट है तो वो भी उस शीट के अंदर हमें दिखाना होगा। साइंटिफिक इंटीग्रिटी होनी चाहिए। नंबर 4 बेनिफिसेंस एंड जस्टिस, रिसर्च शुड मिनिमाइज हार्म एंड मैक्सिमाइज बेनिफिट, कि किसी एक अच्छी रिसर्च वो मानी जाएगी जहाँ पे जो पार्टिसिपेंट को हार्म है वो कम से कम हो। वो किसी भी तरह का फिजिकल हार्म हो सकता है या फिर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है, वो हमारी रिसर्च के अंदर कम से कम होनी चाहिए। और जो बेनिफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, कि रिसर्च के जो फायदे होंगे बाद में वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए, तभी वो एक रिसर्च जो है वो बेनिफिसेंस एंड जस्टिस के अंदर हम उसको रखेंगे। डाइवर्सिटी होनी चाहिए सैंपल के अंदर। एंड 5th वन जो कि फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, राइट टू विड्रॉल। राइट टू विड्रॉल का मतलब क्या होता है कि पार्टिसिपेंट मस्ट बी एबल टू लीव द स्टडी एट एनी टाइम विदाउट पेनल्टी, कि भी कोई भी पार्टिसिपेंट या हमारी रिसर्च के अंदर शामिल हुआ है अपनी मर्जी से, वो किसी भी टाइम पे विड्रॉल कर सकता है हमारी स्टडी से। किसी भी टाइम वो छोड़ के स्टडी को जा सकता है, बोल सकता है कि मैं अब इस स्टडी का पार्ट नहीं बनना चाहता, चाहे वो बीच में हो या कहीं भी, उसके पास ये राइट है। रिसर्चर शुड इन्फॉर्म पार्टिसिपेंट, कि जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारे पास एक रिसर्चर होता है जो रिसर्च करवाता है, वही मेन होता है रिसर्चर, जो सब देखता है परफॉर्म करवाता है। तो जो रिसर्चर है जब पार्टिसिपेंट आएंगे रिसर्च के अंदर तो वो इनको इन्फॉर्म करेगा कि आप कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, आप विड्रॉल कर सकते हैं। नंबर 6 इज फिडिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट रिलेशनशिप विद रिसर्च पार्टिसिपेंट एंड फुलफिलिंग प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, कि उनके साथ जो रिलेशन होगा हमारे पार्टिसिपेंट के साथ वो अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छी होगी और एक प्रोफेशनल कमिटमेंट जो दी जाएगी वो पूरी भी की जाएगी। नंबर 7 आप इनको थोड़ा थोड़ा याद कर लें। जैसे कि मेनली क्या होता है कि आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज विड्रॉल, या फिर कोई एग्जांपल के साथ कि ये कौन सा एथिकल इसमें यूज किया गया है, ऐसी कोई केस स्टडी भी आपको देख सकते हैं। तो एग्जाम से पहले आपको एक बार ये जरूर सारे के सारे पढ़ने हैं। नंबर 7 अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, researcher must disclose financial interest and avoid dual relationship that could compromise objectivity, कि भाई उसको कोई भी अगर फाइनेंशियल बेनिफिट होने वाला है इस रिसर्च से तो वो अपने पार्टिसिपेंट को जरूर बताएगा, कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा। एथिकल रिसर्च पब्लिकेशन, कि जब हमारी रिसर्च पब्लिश होगी तो वो एथिकल होनी चाहिए। ऑल कंट्रीब्यूटर्स मस्ट बी एक्नॉलेज, कि जो पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने रिसर्च के अंदर कंट्रीब्यूट किया, थोड़ा बहुत कोई भी मदद की किसी भी तरह की, आप देखते हैं कि जब भी कोई मूवी बनती है तो सबका नाम आता है, उसमें हर एक इंसान का नाम डाला जाता है जो उस मूवी में हेल्प कर रहा था या जो किसी भी तरह की उसने मदद किया, जो कोई भी रोल वो परफॉर्म कर रहा था। उसी तरीके से कंट्रीब्यूटर्स जो भी थे रिसर्च में उन सबको एक्नॉलेज किया जाएगा। डुप्लीकेट
पब्लिकेशन अवॉइडेड, कि किसी भी तरह की डुप्लीकेशन हमारी पब्लिकेशन पब्लिश जो होगी उसमें नहीं होनी चाहिए। नंबर 9 एंड नंबर 8 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि डिसेप्शन इन रिसर्च। डिसेप्शन मीन्स मिसलीडिंग पार्टिसिपेंट फॉर ट्रू पर्पस एंड पर्पस ऑफ रिसर्च, कि पार्टिसिपेंट को मिसलीड कर दें अपना जो पर्पस है रिसर्च का उससे, कि हमने जो पर्पस होगा वो क्लियरली उनको बताना है कि हमारा ये पर्पस है इसलिए हम स्टडी को कर रहे हैं और ये इसके अंदर डीब्रीफिंग होने वाली है। डिसेप्शन शुड बी मिनिमाइज एंड जस्टिफाइड। डिसेप्शन कम से कम होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए पार्टिसिपेंट के साथ, उनको क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। डीब्रीफिंग बेसिकली हमने देखा कि डीब्रीफिंग इज द प्रोसेस ऑफ फुल इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेंट अबाउट द रिसर्च आफ्टर कंप्लीटेशन, कि जब डीब्रीफिंग थोड़ा बहुत हम रिसर्च से पहले देंगे और रिसर्च पूरी होने के बाद हम पूरा का पूरा ब्रीफ उनको प्रोवाइड करेंगे कि रिसर्च कैसे थी, क्यों हुई, कब हुई और इसका पर्पस क्या है और इसका मेथड क्या था और इसमें कौन कौन से जो टेक्निक है वो यूज़ की गई और इसके रिजल्ट्स क्या होंगे और कैसे पब्लिश होगी। एनी डिसेप्शन अगर हमने यूज़ की है तो वो हम डिस्क्लोज करेंगे, और अगर कोई भी हम डेटा लेने वाले हैं तो उसके बारे में डीब्रीफिंग देंगे कि आपका ये डेटा हम यूज़ कर रहे हैं। इट शुड प्रोवाइड एजुकेशनल पर्पज एंड बेनिफिट, पार्टिसिपेंट हैव राइट टू विड्रॉ ऑफ डेटा, कि जो पार्टिसिपेंट का डेटा है, नाम भी हो सकता है या फिर जो उनके रिजल्ट्स निकले, पार्टिसिपेंट के पास ये राइट होता है कि अगर वो चाहे तो अपने डेटा को विड्रॉल कर सकता है। अंत में जब रिसर्च खत्म होगी तो डीब्रीफिंग के अंदर उसको अगर लगे कि उसका डेटा जो कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रखी गई तो वो विड्रॉल कर सकता है। और यहाँ पे एक होता है कॉन्फिडेंशियलिटी जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी का मीनिंग बेसिकली ये होता है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेंट आपकी बता रहा है, आपको कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन या किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन, तो वो एक कॉन्फिडेंशियल रहेगी, आप उसको पब्लिक नहीं करेंगे, उसका नाम हो गया या फिर किसी भी तरीके से आपके अंदर या जो भी रिसर्च के अंदर यूज़ किया गया है वो पार्टिसिपेंट और रिसर्चर के बीच वो पार्टिसिपेंट और रिसर्चर के बीच में एक कंसेंटफुल होना चाहिए। अब हम देखने वाले हैं पार्टिसिपेंट्स बायस, कि जब भी कोई रिसर्च होती है तो पार्टिसिपेंट की वजह से कुछ ऐसे बायसेस हो सकते हैं जैसे कि हमारी स्टडी जो है वो खराब हो सकती है, या फिर रिसर्चर भी कुछ ऐसे बायसेस कर सकता है। तो सबसे पहले पार्टिसिपेंट वाले हम देखते हैं। नंबर 1, हॉथरॉन इफेक्ट। हॉथरॉन इफेक्ट बेसिकली people tendency to change their behavior when they know they're being observed. This can manipulate true experiment results. मान लीजिए आपने देखा होगा कि ह्यूमन टेंडेंसी है, ये लोगों की टेंडेंसी है या व्यवहार ऐसा है कि जब लोगों को पता चल जाए कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो अपना व्यवहार बदल लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार स्टडीज के अंदर क्या होता है कि इन ग्रुप एक्सपेरिमेंट होते हैं कि जो रिसर्चर होता है वो ग्रुप का हिस्सा बन जाता है और जो ग्रुप के बाकी लोग हैं उनको ये बात नहीं पता होती, तो वो एक हॉथरॉन इफेक्ट वो बेसिकली वहाँ पे नल हो जाता है कि लोग अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हॉथरॉन इफेक्ट का मीनिंग यही है कि लोग जब उनको पता चले कि हम उनको ऑब्जर्व कर लें तो वो अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। तो अपना ट्रू जो बिहेवियर अगर वो नहीं दिखाएंगे तो हमारी स्टडी जो होगी, एक्सपेरिमेंट जो होगा उसके अंदर अच्छे रिजल्ट्स, ट्रू रिजल्ट्स हमें नहीं देखने को मिलेंगे। नंबर 2 इज प्लेसिबो इफेक्ट। बहुत बार आपने सुना होगा प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है कि when there is no treatment given but people thought they give some treatment so their health improved by not using any treatment। कि प्लेसिबो इफेक्ट वही होता है कि रिसर्च के अंदर 2 ग्रुप होते हैं। पहले हम उन ग्रुप्स को समझते हैं। नंबर 1 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड नंबर 2 इज कंट्रोल ग्रुप। तो रिसर्च के अंदर एक ऐसा ग्रुप रखा जाता है जिस पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप। उसको सिर्फ एक प्लेसिबो दी जाती है। मान लीजिए कोई दवाई है, कोई टैबलेट है जिसको हम
देखने वाले हैं कि इसके रिजल्ट्स जो हैं वो कैसे निकलेंगे मार्केट में लाने से पहले। तो वो जो टैबलेट थी वो एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप अलग था, उसको असलियत में वो टैबलेट दी जाएगी, इसीलिए हम उसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। उसको हमने टैबलेट दी, मान लीजिए हमारे पास 200 लोग थे, तो 100 लोगों को हमने यहाँ पे टैबलेट रियल में दी और 100 लोगों को सिर्फ हमने कोई इसकी जगह सिंपल कोई ऐसी टैबलेट जो कि जिसका कोई भी इफेक्ट ना हो बॉडी पे, वो टैबलेट हमने दे दी, तो उसको हम बोलेंगे कंट्रोल ग्रुप, ताकि उन लोगों को लगे कि उनको भी कुछ इफेक्ट दिया गया है, ताकि बाद में कंपैरिजन हो सके जिन लोगों को दिया गया टैबलेट और नहीं दी गई उनमें क्या अंतर है। तो हो सकता है ये बॉडी के अंदर बहुत बार एक्सपेरिमेंट्स में भी देखा गया कि जिन लोगों को ये बताया जाए कि आपको ये टैबलेट दी गई है, तो हो सकता है सिर्फ उस टैबलेट को लेने से उसके नाम से उनके बॉडी में वो चेंजेस हो जाएं, क्योंकि ये सिर्फ हार्मोनल है। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय माइंड इन आवर ह्यूमन बॉडी, सो देयर कैन बी पॉसिबिलिटीज। तो वो एक बायस हो सकता है कि कंट्रोल ग्रुप के अंदर भी वो बायस आ जाए जो हम एक्सपेरिमेंट ग्रुप के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो दैट इज प्लेसिबो इफेक्ट, कि रियल में कोई इफेक्ट था ही नहीं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि कंट्रोल ग्रुप में भी वो सेम एक्सपेरिमेंट जो रिजल्ट्स थे वो देखने को मिले, बिकॉज उनको बता दिया गया था, तो वो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली उनकी सोच से उनकी बॉडी में आ गए। नंबर 2, रिसर्चर के जो बायस हैं, एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, कि कोई आदमी रिसर्च करवा रहा है तो उसकी तरफ से भी कोई बायस हो सकता है। expectancy bias basically sometimes researcher expectations from the results are higher, so sometimes they provide some cues to participant। कई बार क्या होता है कि रिसर्चर जब कोई स्टडी कर रहा होता है तो वो चाहता है कि उसकी स्टडी बेस्ट हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स उससे निकले उसकी स्टडी से, तो वो उस अच्छे रिजल्ट्स के चक्कर में कई बार क्या होता है कि छोटे मोटे क्यू अपने पार्टिसिपेंट को दे देता है, जो रिसर्च में हिस्सेदार हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट कुछ क्यू ऐसे उसके दिमाग से या फिर कुछ ऐसे वो क्यू प्रोवाइड करता है जिससे कि स्टडी वॉयलेट होती है, वो क्यू हमें नहीं देने चाहिए। कि अगर हम मान लीजिए कि कंट्रोल ग्रुप पे कोई इफेक्ट नहीं है और हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को बता दें कि आपको रियल टैबलेट दिया गया, यहाँ पर कुछ ऐसे क्यू हम दे दें, जो एक्सपेरिमेंटर है वो दे दे, तो उसको एक्सपेक्टेंसी बायस, कि वो एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहा था कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकले, तो उसने कुछ क्यूज दे दिए। नंबर 2 यहाँ पे है डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स, cues provided in environment and researcher expectations lead to participant change their behavior accordingly। कि कुछ ऐसे क्यूज रिसर्चर ने एनवायरनमेंट में रखे या कुछ ऐसे क्यूज प्रोवाइड कर दिए जिससे कि जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने अपना बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। अगर रियल बिहेवियर नहीं होगा तो रियल रिजल्ट भी हमारे पास नहीं निकलेंगे, तो वो क्या हो गया, डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो रिसर्चर की तरफ से भी बायस हो गए, आपने देखा डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सपेक्टेंसी बायस, और हमारे जो पार्टिसिपेंट है उधर से भी बायस हो गए, हॉथरॉन इफेक्ट हो गया और प्लेसिबो इफेक्ट हो गया। तो अब इसको कम कैसे किया जाए, उसके लिए हम देखने वाले हैं कि व्हाट विल वी डू टू डिक्रीज, या फिर इनको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो हम देखते हैं हाउ टू रिड्यूस बायसेस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टू रिड्यूस एनी बायस इन स्टडी, सो जो रिजल्ट्स हैं वो प्योर निकलें। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं, 1 इज सिंगल ब्लाइंड, नंबर 2 डबल ब्लाइंड। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सिंगल ब्लाइंड एंड डबल ब्लाइंड। तो सिंगल ब्लाइंड बेसिकली क्या होता है, आपने देखा कि हमारे पास 2 ग्रुप हैं, नंबर 1 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड नंबर 2 कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप जिसपे कोई रियल एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर रहे, और एक्सपेरिमेंट ग्रुप वो है जिसपे हम सच में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसको सिर्फ क्या दिया हमने, प्लेसिबो, झूठा मूठा कोई टैबलेट, या फिर यहाँ पे बेसिकली झूठ हमने रखा कि आपको दिया लेकिन वहाँ पे रियल में नहीं दिया गया, उसको क्या बोला गया, प्लेसिबो या कंट्रोल ग्रुप। पार्टिसिपेंट जो सिंगल ब्लाइंड होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो पार्टिसिपेंट है उसको हम नहीं बताएंगे, पार्टिसिपेंट डोंट नो दे आर इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। जो हमारी पार्टिसिपेंट्स होंगे उसको हम बताएंगे नहीं कि आप किस ग्रुप में हैं, तो उनको पता ही नहीं चलेगा।
तो उनको रियल लगेगा कि ये रियल टैबलेट है। अगर ये ना बताया जाए तो उनको हम ये नहीं बताएंगे कि वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है या फिर कंट्रोल ग्रुप में है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन उनको ना दी जाए तो वो किसी भी तरह के जो रिसर्चर की तरफ से बायसेस थे, आपने देखा हॉथरॉन इफेक्ट था और प्लेसिबो इफेक्ट, वो नहीं होगा। नंबर 2, डबल ब्लाइंड। अब ये तो हमने कंट्रोल कर दिए, किसकी तरफ से? पार्टिसिपेंट की तरफ से जो बायसेस थे वो हमने कंट्रोल कर लिए। लेकिन अब हमारा रिसर्चर जो कर रहा है वो अच्छे रिजल्ट्स के लिए, वो बेचारा चाहता है कि उसके जो स्टडी में रिजल्ट्स हैं वो बहुत कमाल के निकलें, तो उसने बायस कर दिया। तो उसको रोकने के लिए क्या किया? डबल ब्लाइंड, कि नाइदर द पार्टिसिपेंट और द एक्सपेरिमेंटर, कौन सा भी, या तो पार्टिसिपेंट या एक्सपेरिमेंटर, किसी को भी ये नहीं पता होगा कि कौन सा पार्टिसिपेंट किस ग्रुप में है, किसी को नहीं बताया जाएगा। कोई तीसरे बंदे को बुलाया जाएगा, वो अलग ग्रुप बना के रखेगा, और जो एक्सपेरिमेंट करवा रहा है उसको भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। तो दोनों को जब ये इन्फॉर्मेशन ना मिले कि कौन से ग्रुप में कौन से लोग रखे गए हैं, तो दैट विल बी डबल ब्लाइंड। सो आई होप आज के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे के सारे आपको समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व एवरी डाउट। आई होप आज का जो वीडियो था वो आपको अच्छा लगा होगा, टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग।